दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में या फिर यूं कहें कि पूरी दुनिया में एक ही खबर जोर शोर से सुनाई दे रही है और वो ये है कि ईरान इजराइल के ऊपर कब हमला करेगा। क्योंकि जब हमला करेगा तो करेगा, लेकिन यह भी खबरें सुनने में आ रही है कि जो अब तक 2 सैनिकों की मौत हुई थी, उन सैनिकों की तादाद में इजाफा हो गया है। अब 4 सैनिक हो गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। बातें बहुत तरह की सुनने में आ रही हैं, लेकिन किसमें कितना सच है ये दावे के साथ कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत तरह की हवाबाजी भी होती है, बहुत तरह के कयास आराइयां भी होती है और बहुत तरह के फेक न्यूज को प्लांट करने का काम भी होता है। जैसे कि यह भी दिखा दिया जाएगा कि ईरान और इजराइल दोनों आपस में मिले हुए हैं। यह भी दिखाने की कोशिश हो रही है इंटरनेशनल मीडिया के जरिए कि इजराइल ने ईरान को मैसेज भेज दिया था कि हम कब कब कहां हमला करेंगे, और ऐसी बात थी तो इजराइल के हमले में ईरान के 4 सैनिक नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। 4 सैनिक मारे गए हैं, इसकी कंफर्मेशन रिपोर्ट आ भी चुकी है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से ईरान इजराइल के ऊपर घातक हमला करेगा वैसा हमला कोई और नहीं कर सकता। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि ईरान ही हमला करेगा तो ही इजराइल से बदला लिया जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब वो काम करना शुरू कर दिया है जो काम अब तक इजराइल गाजा में और लेबनान में करता आ रहा था। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के 25 इलाकों को नोटिस जारी कर दिया है और कह दिया है कि फौरन के फौरन अपना उत्तरी इजराइल का यह पूरा का पूरा इलाका खाली करो, और नहीं तो तुम्हारी जान फिर तुम्हारे हाथ में रहेगी। फिर जान हथेली में लेकर तुम रहोगे और जब हम हमला करेंगे तो फिर तुमको भी नुकसान होगा, तुम्हारे जान और माल को भी नुकसान होगा, तुम्हारे घर मकान को भी नुकसान होगा। इसलिए फौरन के फौरन, तुरंत का तुरंत उसने हिब्रू भाषा में आदेश जारी किया और कहा कि फौरन के फौरन इन इलाकों को छोड़ दिया जाए। अब ये सोचिए, उन बस्तियों का नाम आपको बताएंगे हम, लेकिन ये पैटर्न देखिए क्या है। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जैसे मान सकता है उसे ऐसे मनाया जाएगा। कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। हिजबुल्लाह और हमास से लड़ने के नाम पर इजराइल अब तक हर तरह से आतंक मचा रहा था। गाजा में कह देता था कि फला एरिया में हमास के लोग हैं और गाजा के लोग फलस्तीनियों फौरन ये इलाका खाली कर दो। 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 15 लाख की आबादी बेघर होकर, सर पर अपना सामान सजोकर यहां से वहां बिलखने के लिए मजबूर थी। ना सर पे छत, ना पेट में अनाज, और ना गले के नीचे पानी की एक बूंद। तड़प तड़प कर मारे जा रहे हैं इजरायली, तड़प तड़प कर बेदर्दी से इजराइल ने फलस्तीनियों को मारा। यही काम उसने लेबनान में करना शुरू किया। लेबनान के लोगों से भी कह दिया कि फौरन ये वाला शहर खाली कर दो, फौरन ये वाली बस्ती खाली कर दो, फौरन ये इलाका खाली कर दो, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह ने बड़ी बड़ी इमारतों में अपने बंकर बना रखे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, बड़ी बड़ी इमारतों में उसने मिसाइल छुपा रखी है, बड़ी बड़ी इमारतों में उसने अपने हथियार छिपा रखे हैं, और बड़ी बड़ी इमारतों में इजराइल यही आरोप लगाता रहा है कि लेबनान के भीतर, लेबनान की इमारतों के नीचे हिजबुल्लाह के बंकर हैं, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने हैं, और हम उनको निशाना बनाएंगे। लिहाजा फौरन के फौरन इन बस्तियों को खाली कर दो, इन इलाके को छोड़कर दूसरे महफूज इलाके में चले जाओ। और जब वो उधर जाते हैं तो उधर भी बमबारी होती है, इधर आते हैं तो अगर यहां कोई रह गया तो यहां भी बमबारी। तो इस तरह से करके इजराइल फलस्तीन में, गाजा में और बैरूत में, लेबनान में, हर जगह ये आतंक मचा रहा है। लेकिन अब यही काम हिजबुल्लाह ने करना शुरू कर दिया। अब यही दांव उसने उल्टा आजमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाजा में और लेबनान में अगर अरबी भाषा के प्रवक्ता के जरिए इजराइल पर्चे बंटवाता है, अनाउंसमेंट करवाता है, मैसेजेस, संदेश भेजवाता है और कहता है कि अपने इलाके खाली करो, हम यहां हमला करेंगे, ये सैन्य अड्डा बन चुका है हमास का, हिजबुल्लाह का, इसलिए फौरन खाली करो, तो अब यही काम हिजबुल्लाह ने करना शुरू कर दिया है उत्तर की बस्तियों में, उत्तरी इजराइल में
उसने कह दिया कि पूरा का पूरा उत्तरी इजराइल खाली हो जाए, क्योंकि 25 बस्तियों से ही उत्तरी इजराइल बसा हुआ है। बेशतर तो ऐसे लोग हैं उत्तरी इजराइल में, जो ज्यादातर 80,000 के करीब में ऐसे लोग हैं जो अपना इलाका पहले ही खाली कर चुके हैं, बीते साल अक्टूबर महीने में ही। लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी इजराइलियों की ऐसी है जो उत्तर में बसे हुए हैं। ये कभी फलस्तीन का इलाका हुआ करता था, लेकिन इन पर कब्जा कर करके इस पर इजराइलियों ने, यहूदियों ने अपना कब्जा जमा लिया और उन लोगों को मार पीट कर भगा दिया जो इस जमीन के असली मालिक थे, जो इस जमीन के असली वारिस थे, जो इस घर मकान के असली हकदार थे। उनके साथ हथियारों से जंग लड़के उनका कत्ल करके उनको भगा दिया। और आज हिजबुल्ला उसी उत्तरी इजराइल को नोटिस जारी कर रहा है कि इजराइल वालों फौरन इलाका खाली करो, फौरन का फौरन। यह आदेश वो दे रहा है। और जो बस्तियां अभी घेरे में आ रही हैं, अगर उन बस्तियों पर गौर करें तो 25 की 25 बस्तियां एक अच्छी खासी आबादी लेकर के वहां रहती हैं और उनको अपना घर मकान, खेत खलियान, सो कॉल्ड घर मकान, क्योंकि उनका अपना तो कुछ है नहीं, वो सब के सब विदेश से ला करके बसाए गए हैं। तो वो तमाम इलाके खाली करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और इन बस्तियों में किरियत शमोना, जिसका नाम मैं अक्सर आपको लेता रहता हूं कि किरियत शमोना जब से जंग शुरू हुआ है बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे घर मकान बनाकर लोग बहुत से रह रहे हैं, उनको भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है। यशोदा हमाला एक जगह है, इसको भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। आयलेट हास्चर, इसको भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। इतजोर हगलीलीट, इसे भी खाली करने के लिए कह दिया है हिजबुल्लाह ने। कार्मिएल को भी खाली करने के लिए कहा है, मालोट को भी खाली करने के लिए कहा है, इसका नाम है मालोट तरशीहा, इसको भी खाली करने के लिए बोला है। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि ईमन मेनाकेम, इसको भी खाली करो, नहारिया को भी खाली करो, रोशपीना को भी खाली करो, शाल को भी खाली करो, मिरोन को भी, काबरी, अबीरिम, डाल्टन, नेफतजीव, कतजरीन, ये तमाम वो इलाके हैं जिनको खाली करने के लिए कहा गया है। कफर हनाया, मनोत, बिथ हामिक, कफर वादिम, हर्शिम, बिरिया, कफर तजवी और बार होयाई, ये वो 25 इलाके हैं जहां इजराइली कब्जा करके रह रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने अब वही दाव आजमाना शुरू किया है और उसने कहा है कि आप जिन बस्तियों में रह रहे हो, जिन इलाकों में रह रहे हो, वो इलाके इजरायली सेना का गढ़ बन चुके हैं और उन इलाकों से ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रही है। उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया हिजबुल्लाह ने कि आप जिन इलाकों में रह रहे हो वहां इजरायली सेना का मिलिट्री बेस बन चुका है, सैन्य अड्डा बन चुका है, सैन्य चौकियां बन चुकी हैं, इसलिए आप वो इलाका खाली करो। वो रेड जोन हो चुका है, मिलिट्री जोन बन चुका है, इसलिए आप उस इलाके को खाली करो, क्योंकि अब हमारा सामना इजराइल की सेना से है और आमने सामना जब हमला करेंगे तो आपको नुकसान ना हो, इसलिए हम आपसे फौरन कह रहे हैं कि तुरंत इलाका खाली कर दो। ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसे टिट फॉर टैट से बड़ा दूसरा कोई मिसाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह हमले बहुत बेतोड़ कर रहा है, बड़े खतरनाक पे खतरनाक हमले करता चला जा रहा है। इजराइल के ऊपर ईरान ने 1 अक्टूबर के रोज हमला किया, उसमें कितने सैनिक मारे गए इसकी तो कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई, लेकिन इजराइल ने जो हमला किया उसमें 4 सैनिक मारे गए। ईरान की तरफ से दावा किया जाता रहा था कि बहुत ही मामूली हमला हुआ है, बहुत ही लिमिटेड अटैक हुआ है। लेकिन जंग में ये होता है, जंग में यही होता है कि लोग अपने नुकसानात को कम आंक कर बताते हैं। हाँ, जितना बड़ा आंक करके इजराइल ने बताने की कोशिश की कि हमने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया, बहुत तबाही मचाई, और खास तौर से पश्चिमी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया और पश्चिमी मीडिया का छोटा बगल बच्चा जो है वो गोदी मीडिया, उसने भी उसी नक्शे कदम पर चल करके फेक न्यूज फैलाना शुरू किया, फेक न्यूज स्प्रेड करना शुरू किया। उससे इतना साफ हो गया कि जितना बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है उतना बड़ा नहीं है, वरना जितना बड़ा इजराइल दावा कर रहा है, कम से कम 1000 सैनिक
ईरान के मारे गए होते, अगर उसके दावे के हिसाब से अगर चला जाए तो। गौर करने वाली बात यह है कि अल मायदीन और अनादोलू एजेंसी समेत दुनिया भर की कई समाचार एजेंसियों ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है और यह बताना शुरू कर दिया है कि हिजबुल्लाह ने वार्निंग देकर 25 इजरायली बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया है, तुरंत के तुरंत। आप सोच लीजिए कि पूरे इजराइल में इससे क्या दहशत मची होगी, और खास तौर से जब ईरान हमला करने के लिए ऐलान करने जा रहा है या ऐलान करने वाला है या ईरान की तरफ से हमला होने वाला है, तो नेतन्याहू तो पहले ही दुबक्कर बंकर में छिप गए। बाकी लोग क्या करें? बाकी लोग 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतना ही दिन बंकर में रह सकते हैं। नेतन्याहू के लिए तो पूरी की पूरी फैसिलिटीज ही बंकर में पहुंच चुकी है। वो तो महीनों से बंकर में रह रहे हैं। ईरान के ऊपर जब हमला हो रहा तो भी वो बंकर में छिपे हुए थे। इस बार ये नहीं पता चला कि उनका हाथ कांप रहा था कि नहीं कांप रहा था, क्योंकि उनके हाथ वाले एरिया को जो है वो ब्लर किया गया था, वो फोटो एडिटेड करके भेजा गया था। शायद नेतन्याहू का हाथ कांप रहा था और उस कांपते हुए हाथ को छिपाने के लिए उस पूरे हिस्से को ढक दिया गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू साहब तो बंकर में हैं, चेहरे पर शिकन है, मायूसी है, इस बात की घबराहट है कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, क्योंकि 90 लाख की आबादी में अगर एक आध लोग भी अगर परलोक सिधार जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन इस खबर को जेरूसलम पोस्ट ने भी शेयर किया है और जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने 2 दर्जन से ज्यादा इजरायली बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को इलाका खाली करने का आग्रह किया है। साहब ये आग्रह वगैरह कुछ नहीं किया, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर, आदेश जारी किया है। नहीं खाली करोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी, तुम्हारा जान जाएगा, तुम्हारा माल जाएगा, तुम्हारा पैसा जाएगा, तुम अपना सब कुछ गवा दोगे, क्योंकि वहां इजरायली सेना ने अपना चौकियां बना रखी है, सैन्य अड्डे बना रखे हैं। आपको याद होगा 13 अक्टूबर के दिन हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया था। अगर गौर करना आप शुरू करें तो अब जो हिजबुल्लाह हमला कर रहा है बहुत लिमिटेड हमला कर रहा है, लेकिन प्री प्लान तरीके से वो हमला कर रहा है। और जो वो हमला कर रहा है बहुत ही सटीक, बहुत ही अचूक और बहुत ही भयानक हमला कर रहा है। रोजाना आधा दर्जन सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ऐसे सैनिकों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है जो रोज मारे जा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह अगर इस तरह से घातक हमला करेगा तो इजरायली सेना कितने दिनों तक अपने कब्रिस्तानों में जगह खोद खोद कर रखेगी वहां दफन करने के लिए, कफन करने के लिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप हिजबुल्लाह के ऑपरेशन पर गौर करें तो उसने पूरा एक टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल कर रखा है कि हमने कब से कब, कितने बजे, कैसे कैसे पूरा हमला किया, किस इलाके में हमला किया, किस जगह से हमला किया और किस हथियार का इस्तेमाल करके हमला किया। मतलब ड्रोन का हमला किया कि मिसाइल दागकर हमला किया कि गोलियां बरसाकर हमला किया या रॉकेट दागकर हमला किया, जैसे भी हमला किया वो हमले बता रहा है। और ये पूरा टाइम टेबल हिजबुल्लाह ने शेयर किया है। रात के 12:15 बजे हमला किया, सुबह के 6 बजे हमला किया, फिर सुबह 11:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे, ऐसे ही 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ऐसे ही करके पूरे दिन भर और रात भर का पूरा एक शेड्यूल अरबी चैनल है अल मायदीन, उसकी साइट पर पड़े हुए हैं और उसमें पूरा ये साइट दिखाया गया कि कब कब किन इलाके में कब कब उसने हमला किया है, किस पर हमला किया है, तो सब कुछ उसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर मिली भगत का इल्जाम लगाया है कि जब इजराइल ने हमला किया तो उस हमले में शामिल होकर अमेरिका ने इजराइल की मदद की और मिलजुल कर उन दोनों ने ईरान के ऊपर हमला किया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने यह इल्जाम लगाया है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद से, अमेरिका की मिली भगत से, अमेरिका का साथ पाकर ही उस पर हमला किया और दावा किया कि इजराइल ने अमेरिका की मदद से इराक का जो हवाई क्षेत्र है उसका इस्तेमाल करते हुए ही ईरान के ऊपर हमला किया और 70 मील का रास्ता तय करते हुए इराकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर ईरान के सैन्य और रडार साइट पर हमला किया। मिशन ने यह भी कहा है कि इराकी जो हवाई क्षेत्र है वो पूरी तरह से अमेरिका के कमांड और कंट्रोल में आता है, यानी पूरी तरीके से वहां पर अमेरिका का ही कंट्रोल है और इसलिए बिना अमेरिका के परमिशन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल नहीं कर सकता। हालांकि इससे इतर मैंने आपको
एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जॉर्डन का इस्तेमाल करके इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, क्योंकि जॉर्डन के लोगों ने रात में गश्त करते हुए देखा इजरायली जहाज़ों को जॉर्डन के आसमान पर हमले करने के दौरान। तो या तो ये भी हो सकता है कि कुछ इस्तेमाल उसने जॉर्डन की तरफ से किया हो, जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया हो, कुछ उसने इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसने किसी न किसी देश के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके ही ईरान के ऊपर हमला किया है। ये बात बिल्कुल तय है। हालांकि ईरान ने इस जुर्म के लिए, इस अपराध के लिए अमेरिका का हाथ होने की बात कही है और अमेरिका के मिली भगत होने का दावा किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही अगर आप हिजबुल्लाह के जरिए किए जाने वाले हमलों पर गौर करें कि इनका हमला कितना ज़्यादा घातक होता जा रहा है, तो उन हमलों की नौयत को देखकर, उन हमलों का डिटेल देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ईरान से कहीं ज़्यादा घातक इस वक्त हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह ने देखिए क्या क्या नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक 70 से ज़्यादा इजरायली सैनिक इस दौरान मारे जा चुके हैं लेबनान से जंग लड़ते वक्त, हिजबुल्लाह से जंग लड़ने के दौरान। 28 तो इसके मरकावा टैंक बर्बाद हो गए। इसमें बताया जा रहा है कि 70 इजरायली सैनिक मारे गए, 600 से ज्यादा सैनिक और अफसर जख्मी हुए, घायल हुए। 28 मरकावा टैंक हिजबुल्लाह के हमले में तबाह हो गए। 4 सैन्य बुलडोजर हिजबुल्लाह के हमले में बिल्कुल नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। एक बख्तरबंद गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, उड़ गई, नष्ट हो गई हिजबुल्लाह के हमले में। एक सैन्य वाहन, एक मिलिट्री व्हीकल, वो भी बर्बाद हो गया इजराइल से लड़ने के चक्कर में। सबसे खतरनाक बात यह है कि 3 हर्मिस 450 ड्रोन, 3 हर्मिस 450 ड्रोन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए हिजबुल्लाह के हमले में, या फिर यूं कहें कि हिजबुल्लाह ने उनको मार गिराया। एक हर्मिस 900 ड्रोन है जिसे बहुत ही लेटेस्ट माना जाता है, बड़ा ही अत्याधुनिक माना जाता है हर तरह से कि कहीं भी तबाही मचा सकता है, लेकिन इससे भी एक ड्रोन को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया, मारकर नीचे गिरा दिया। तो ये हिजबुल्लाह की सफलता का पैमाना है। अब अगर इजराइल कहे कि जो है हमारे कम लोग मारे जा रहे हैं, तो छुपाने वाली बात है। इजराइल अपने आंकड़े शुरू से ही कम बता रहा है, कम दिखा रहा है। उसकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि हम सामने के दुश्मन के जो नागरिक हैं उनके नागरिक ठिकानों पर हमला करें। गौर करने वाली बात यह है कि आपको क्या लगता है, जो अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपना एक ड्रोन अटैक किया नेतन्याहू के घर पर। पहले नेतन्याहू ने कहा कि भाई वो घर के पास गिरा है, इजरायली मीडिया ने कहा। फिर खबर आई कि नहीं घर में ही गिरा है। फिर यह खबर आती है, पता चलता है कि भाई साहब वो तो बेडरूम तक पहुंच गया, यानी हिजबुल्लाह का ड्रोन बेडरूम तक पहुंच गया और उसने बेडरूम के शीशे तोड़ दिए, कांच तोड़ दिए, उसके टुकड़े नेतन्याहू के पूल में गिर गए, कुछ यार्ड में गिर गए। पर सवाल यह है कि जो हिजबुल्लाह किसी दुश्मन के बेडरूम तक पहुंच सकता है, वो कहां कहां नहीं पहुंच सकता, वो कहां कहां नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो बस एक शुरुआत है और ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह को किसी ने रोक कर रखा है कि नहीं, रुको, ठहरो। क्योंकि गौर करिए कि जिस वक्त एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू से मिलने के लिए तेल अवीव में पहुंचे हुए थे, उस वक्त हिजबुल्लाह का ड्रोन साया बनकर मंडरा रहा था। यानी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो ड्रोन नेतन्याहू को घर पे निशाना बना सकता है, उनके बेडरूम तक पहुंच सकता है, वही ड्रोन अमेरिकन विदेश मंत्री को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब इजराइल लगातार गजा में और लेबनान में ज्यादा लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। तो ये मैसेज ये भी है कि अगर हम प्रधानमंत्री, किसी दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को निशाना बना सकते हैं, किसी दुश्मन देश के विदेश मंत्री को निशाना बना सकते हैं, उसके सामने से नाच घूम कर गा करके चले आ रहे हैं, टहल करके चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो गाजा और लेबनान से ज्यादा बुरी सूरत उस इलाके में देखने को मिलेगी जिनको इजराइल अपना मानता है, जिनको ला करके बसाया गया, जिनको बाहर से ला करके 70 साल से आज तक उनको बसाया ही जा रहा है धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। और जो वहाँ के मूल निवासी थे, बेचारे रहने वाले मुसलमान थे, यहूदी थे, ईसाई थे, उनको मारकर भगाकर उनके घरों पर कब्जा करके ये ज़ायोनी
आज इजराइल नाम का एक देश बना चुके हैं। है तो सब फलस्तीन है, लेकिन दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अगर अच्छे दिन बहुत दिनों तक नहीं रहे तो बुरे दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हम तो यही समझते हैं कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे, सूरज खिलेगा। सूरज जब उगेगा तो फूल खिलेंगे, और जब वो फूल खिलेंगे तब जहरीले कांटे भी निकल जाएंगे, जहरीले फूल भी मुरझा जाएंगे, और उन जालिमों को, उन दुश्मनों को फलस्तीन छोड़कर वापस उन्हीं देशों की तरफ भागना पड़ेगा जहां से वो प्लांट करके फलस्तीन पर कब्जा करने के लिए भेजे गए थे, जो अपने आप को इजरायली कहते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।